हेलो दोस्तों, अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। आज मैं आपके सामने 350 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि तांबे के एक गेंद को जो है गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तो तांबे के एक गेंद को जब गर्म करेंगे तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि जो होगी उनके आयतन में होगी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आयतन में। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है। तो प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार क्या होगा? तांबे के एक आयताकार प्लेट में जो है एक गोल छेद किया गया है, तो प्लेट को गर्म करेंगे तो छेद का आकार जो होगा वो बढ़ेगा। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ेगा। आपका प्रश्न नंबर तीन। आपका प्रश्न नंबर तीन जो है कि यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई जो है 2 गुनी कर दें तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा। किसी धातु की छड़ की लंबाई जो है 2 गुनी कर देंगे तो उसका आयतन प्रसार गुणांक जो होगा वो उतना ही रहेगा। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, उतना ही रहेगा। आपका प्रश्न नंबर चार। आपका प्रश्न नंबर चार जो है कि बंद कमरे में एक पंखा चलाया जाता है तो कमरे की वायु। दोस्तों, कोई भी कमरा बंद होता है, जब उसमें जब हम पंखा को चलाते हैं तो उसकी जो वायु होती है वो हमेशा गर्म आती है, फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे ठंडी आने लगती है। तो इनमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही बी हो जाएगा, गर्म होती है। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर पाँच जो है कि फफोलेदार कापर है। दोस्तों, इनमें कौन सा है जो फफोलेदार कापर है? कापर कापर जिसमें लगभग 2% अशुद्धि है, कापर जिसमें अशुद्धि है, या कापर जिसमें लगभग 1% अशुद्धि है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये कापर जिसमें लगभग 2% अशुद्धि जो है एक फफोलेदार कापर है। आपका प्रश्न नंबर छः। आपका प्रश्न नंबर छः जो है कि सूर्य के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा जो सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग है? तो मैं जो बैगनी बैगनी जो है सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग है। दोस्तों, इसकी आवृत्ति जो होती है सबसे अधिक होती है, लेकिन इसका जो तरंग ढेर होता है वो सबसे कम होता है। और लाल रंग जो है, लाल रंग का जो तरंग ढेर होता है सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आवृत्ति कम होती है। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी तरंग ढेर कम होगा, आवृत्ति कम होगा तो तरंग ढेर ज़्यादा होगा। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर सात जो है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की। दोस्तों, कोई वस्तु जो है स्वतंत्र पूर्वक गिर रही है तो उसका क्या होगा? तो उसका जो है गतिज ऊर्जा बढ़ेगी व स्थितिज ऊर्जा वही घटेगी। में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु दोस्तों ऊपर से स्वतंत्र पूर्वक गिरेगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो बढ़ेगी और जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो घटेगी। तो इनमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर आठ जो है कि एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जो है ऊपर चढ़ने पर फैलता है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर फट जाता है, क्योंकि क्योंकि जो होता है वायुमंडलीय गैसों का दाब जो हो जाएगा अधिक हो जाएगा। आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। वायुमंडलीय गैसों का जो दाब होता है अधिक हो जाता है, इसीलिए अधिक ऊंचाई पर जो गुब्बारा होता है वो फट जाता है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर नौ जो है कि यदि दो धात्विक टुकड़ों पर द्रव की उछाल समान है तो क्या होगा? उनके जो द्रव में डूबे आयतन होंगे वो भी समान होंगे। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। उनके द्रव में डूबे आयतन जो हो जाएंगे वो समान होंगे। आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि निम्नलिखित में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? दोस्तों, इनमें से कौन जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? वायु में ध्वनि तरंगे, अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे, या प्रकाश किरण, या आवर्त लाल किरण है। तो इनमें से आपका ऑप्शन जो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंगे जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। आपका प्रश्न नंबर 11। आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती? इनमें से कौन है दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती हैं? हवा में अवरक्त तरंगे, या निर्वात में अवरक्त तरंगे, या स्प्रिंग से खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे, या खींची हुई डोरी से उत्पन्न तरंगे। तो इनमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्प्रिंग से खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती हैं। आपका प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 12 कि देशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों, देशिक संकेतों के लिए उसमें कौन सा प्रयुक्त होता है? तो हमारा होता है अपसर्प। अपसर्प तरंगे जो होती है देशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों की जो है आवृत्ति सबसे कम होती है? दोस्तों, इनमें से कौन सी तरंग जो है जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? तो इनमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेडियो तरंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में हो। दोस्तों, कोई भी परमाणु जो है रेडियो एक्टिवता कब दर्शाता है? जब उसके परमाणु में अस्थायी इलेक्ट्रॉन हो, या अस्थायी नाभिक हो, या अस्थायी इलेक्ट्रॉन हो, या अस्थायी नाभिक हो। तो दोस्तों, इनमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में अस्थायी नाभिक हो। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अस्थायी नाभिक। आपका प्रश्न नंबर
अगला आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि पर्दे पर जो है छवि बनाने के लिए प्रयोग किया था। दोस्तों पर्दे पर छवि बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था? उत्तल लेंस का या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का या अवतल लेंस का। तो पर्दे पर जो है छवि बनाने के लिए जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। आपका प्रश्न नंबर जो जाएगा अगला, आपका प्रश्न नंबर जो जाए 16 कि अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व है। आपका प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है कि अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को जो है बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व है। कौन सा? संक्रमण तत्व है या असंक्रमण तत्व है या सामान्य तत्व है या निष्क्रिय तत्व है। तो इनमें से आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, जो संक्रमण तत्व। आपका प्रश्न नंबर जो जाएगा 17, आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि सूर्य के सतह का तापमान होता है। दोस्तों सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह का जो तापमान होता है हमारा वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि सूर्य के सतह का तापमान जो है 3000 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों यदि आपसे पूछता है पृथ्वी के सतह का, पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो वो भी दोस्तों 3000 डिग्री सेल्सियस ही होगा। सूर्य के सतह का तापमान और पृथ्वी के केंद्र का तापमान जो है दोनों बराबर ही होता है। सेल्सियस में 3000 होगा और डिग्री सेल्सियस में, अगर केल्विन में पूछेगा तो 6000 होगा। दोस्तों केल्विन में पूछेगा तो 6000 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 3000। पृथ्वी के केंद्र का भी तापमान पूछेगा केल्विन में तो 6000 होगा, डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 3000, क्योंकि दोनों का जो होता है बराबर ही होता है। आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम होगा जब उसका रंग होगा, तो उसका रंग क्या होगा? सफेद। सफेद होगा तो उसका जो तंतु का जो ताप होगा वो अधिकतम होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। दूसरे इनमें से किससे जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से जो होता है हमारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर को मापते हैं। एमीटर से जो है धारा को मापते हैं। वोल्ट और गैल्वेनोमीटर से जो है वोल्टेज को मापते हैं। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है अगला, आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि किस तत्व का जो है आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। दूसरे इनमें से कौन सा तत्व जिसका आयनीकरण क्षमता जो है सबसे अधिक होता है? तो इनमें से आपका ऑप्शन सी सही है, सीजियम जो है इसका आयनीकरण क्षमता जो होता है सबसे अधिक होता है। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने धातु व अधातु का वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों इनमें से जो लेवोसिए हैं इन्होंने धातु व अधातु का वर्गीकरण किया है। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि बूट पॉलिश बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला तेल है। दोस्तों इनमें से कौन सा तेल जो है बूट पॉलिश बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? खनिज का तेल या तारपीन का तेल या वनस्पति का तेल या मछली का तेल। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तारपीन का तेल जो होता है वो बूट पॉलिश बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 23 जो है कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इनमें से तो अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 24 जो है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं। दोस्तों घर में जो पंखे बल्ब होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? तो इनमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, समांतर क्रम में वो लगे होते हैं। जो घर में पंखे और बल्ब लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 25 जो है दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 25 आएगा कि सूर्य के सतह का तापमान होता है। दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया है दोस्तों कि सूर्य के सतह का तापमान और पृथ्वी के केंद्र का तापमान जो होता है डिग्री सेल्सियस में जो होता है, पूछेगा डिग्री सेल्सियस में तो 3000 होता है और केल्विन में पूछेगा तो 6000 होता है। दोस्तों तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र का तापमान और सूर्य के सतह का तापमान दोनों बराबर होता है डिग्री सेल्सियस में। दोस्तों डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 3000 और केल्विन में पूछेगा तो 6000। आप हमेशा याद रखिए दोनों का दोस्तों सेम ही होता है, पृथ्वी के केंद्र का और सूर्य के सतह का तापमान दोनों का बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 26 कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो इसमें जो किस नियम से ज्ञात है, लेंज के नियम से जो है ज्ञात की जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 27, आपका प्रश्न नंबर 27 दोस्तों जो है कि किसी प्रणालिका के अंदर जो है चुंबकीय प्रेरण का मान होता है। दोस्तों किसी प्रणालिका के अंदर जो है चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है? जो तो वो अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी प्रणालिका के अंदर जो है चुंबकीय प्रेरण का जो मान होता है अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 27 जो है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है। दोस्तों निम्न इसमें से कौन सा जो इसका न्यूनतम प्रतिरोध है? तो दोस्तों इसमें से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है। आमीटर जो होता है इसका जो होता है प्रतिरोध जो होता है न्यूनतम होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 28 जो है कि एक चौक कुंडली। दोस्तों एक चौक कुंडली क्या करती है? दृष्ट धारा का मान घटाती है या दृष्ट धारा का मान बढ़ाती है या प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है या प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है? एक चौक कुंडली तो होती है और प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है घटाती है।
दोस्तों आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है घटाती है। आपका प्रश्न नंबर जो है 29 जो है कि आमीटर का प्रतिरोध जो है शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा होता है। दोस्तों आमीटर का जो प्रतिरोध होता है शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा जो होता है कम होता है। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, कम होता है। आपका प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 30 जो है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा हो जाए होता है। आपका प्रश्न नंबर 30 पूछ रहा है कि दोस्तों धातु के बर्तन में रखा जो दूध है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो है सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, या जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, या जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। उपरोक्त तीनों दशाओं में ठंडा होने के लिए सामान्य समय लगेगा। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा सी। जब बर्फ को जो है बर्तन के चारों ओर रखे जाएंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा दूध। आपका प्रश्न नंबर 31, आपका प्रश्न नंबर 31 जो है कि एक धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वस्तु उदासीन हो जाती है, तो इस क्रिया में क्या होता है। तो इस क्रिया में जो होता है दोस्तों पृथ्वी से जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वस्तु में आ जाते हैं। आपका ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा कि पृथ्वी से जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वस्तु में आ जाते हैं। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 32 जो है कि एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा। तो दोस्तों एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को जब समीप लाएंगे तो उनके बीच लगेगा जो है आकर्षण बल। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, आकर्षण बल। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 33 जो जाएगा कि विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है क्योंकि दोस्तों जो विद्युत हीटर होता है वो अधिक प्रबलता की धारा लेता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसीलिए जो होता है विद्युत हीटर लगाने से जो लाइट डिम पड़ जाती है, क्योंकि जो होता है बहुत अधिक प्रबलता की धारा लेता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 34 जो है कि घरों में प्रवाहित होने वाली धारा है। दोस्तों घरों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, तो घरों में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है दोस्तों वो 5 एम्पियर की होती है। घरों में जो धारा प्रवाहित होती है उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वो कितनी एम्पियर की होती है, वो 5 एम्पियर की होती है दोस्तों। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 35, आपका प्रश्न नंबर 35 जो है कि घरेलू विद्युत परपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है। दोस्तों घरेलू विद्युत परपथ में जो लाल रंग का तार होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इनमें से आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, फेज वायर के लिए जो होता है लाल रंग का तार जो है घरों में प्रयुक्त होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 36 जो है कि चुंबकत्व का कारण है। दोस्तों चुंबकत्व का कारण इनमें से कौन सा है, तो इनमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आवेशों की गति है। चुंबकत्व का कारण जो है आवेशों की गति। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 36, आपका प्रश्न नंबर 36 जो है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। दोस्तों जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है वो क्या प्रदान करता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रमाण या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिणाम दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। आपका प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 37 कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। दोस्तों जो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या उत्पन्न करता है, तो इनमें से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोनों उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 38 जो है कि ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है इसे केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसे केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 39 जो है कि किस यंत्र का उपयोग बैटरियों को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में किया जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा यंत्र है जिसका जो उपयोग होता है मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में किया जाता है, तो इनमें से आपका ऑप्शन जो जाएगा सही डी हो जाएगा। डायनामो का जो होता है प्रयोग किया जाता है बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो जाएगा 40 की किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है। दोस्तों किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है, तो इनमें से आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, वह अणु कहलाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 41 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनमें से कौन सा नियम या सिद्धांत यह बताता है कि किसी कक्षक में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। अफबाउ का नियम या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम, तो इनमें से आपका ऑप्शन जो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है यह हमें बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। आपका प्रश्न नंबर 42 जो है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्योंकि दोस्तों प्रयोगशाला में जो होता है नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है या अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है या अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है या कम ताप की आवश्यकता होती है। दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।
इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि जो होता है अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रयोगशाला में जो होता है नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। आपका प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 43 जो हो जाएगा कि ब्रांस्टेड लारी संकल्पना के अनुसार जो है एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है। दोस्तों ब्रांस्टेड लारी संकल्पना के अनुसार जो है एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है एक प्रोटॉन ग्राही की तरह। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, एक प्रोटॉन ग्राही की तरह। आपका प्रश्न नंबर 44 जो है सूचक वह पदार्थ है जो सूचक जो है कौन सा पदार्थ है, सूचक जो हमारा वह पदार्थ है जो अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि सूचक जो होता है अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो जाएगा 45 जो है कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों यह विस्फोटक होता है, इसीलिए इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 46 जो है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन जो है साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती हैं। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 46 पूछ रहा है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन जो होता है साथ साथ जलने पर जो है उत्पन्न ज्वाला को रंग देती हैं, तो इनमें से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पीला। उत्पन्न ज्वाला का जो है वो पीला रंग देती हैं। आपका ऑप्शन बी उनमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 47 जो है कि नगर में पीने के जल शुद्ध करने के लिए नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नगर में जो पानी पीने वाला पानी होता है जो शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 48 जो है कि केलगन व्यवसायिक नाम है। दोस्तों केलगन जो है किसका व्यवसायिक नाम है, तो इनमें से आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट का जो है केल्विन जो है व्यवसायिक नाम है सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट का। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 49 जो है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर जो है 49 पूछ रहा है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है कौन सी विधि जो है प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो इनमें से आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा जो उबाल कर जो ये विधि है ये अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 50 दोस्तों कि किसको जो है क्यूक सिल्वर कहते हैं। दोस्तों इनमें से किसको जो है क्यूक सिल्वर कहते हैं, तो इनमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा पारा को जो है दोस्तों क्यूक सिल्वर कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर अगला दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 51 जो है कि किसी विद्युत परपंथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। इनमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा विभवांतर। किसी विद्युत परपंथ में एकांक धनावेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है विभवांतर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 52 जो है कि नाइट्रोजन अणु में है। दोस्तों नाइट्रोजन अणु में क्या होता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन अणु में जो हमारा होता है तिरिक बंध होता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन अणु में तिरिक बंध होता है। आपका प्रश्न नंबर जो जाएगा 53 की मरकरी का मुख्य अयस्क है। दोस्तों मरकरी का इसमें से मुख्य अयस्क कौन सा, तो मरकरी का इसमें जो मुख्य अयस्क होता है हमारा सिनेबार होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि मरकरी का मुख्य अयस्क सिनेबार होता है। आपका प्रश्न नंबर 54 जो है कि जब पानी में जो है चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 54 पूछ रहा है कि जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, तो दोस्तों जो घनत्व होता है वह बढ़ता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी का घनत्व जो होता है वो बढ़ता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 55 जो है कि वोल्टेज मापा जाता है। दोस्तों वोल्टेज जो है किससे मापा जाता है, तो वोल्टेज जो हमारा मापा जाता है वो मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों वोल्टेज अभी दोस्तों मैंने ऊपर बताया है दोस्तों कि वोल्टेज जो है गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, एमीटर से जो है धारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर। आपका प्रश्न नंबर जो जाएगा 56 की विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। दोस्तों विद्युत धारा की दिशा ली जाती है तो इनमें से आपका ऑप्शन जो जाएगा सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत जो है विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। आपका प्रश्न नंबर 57 जो है कि परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है। दोस्तों परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट है 290 केल्विन जो है परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है। आपका प्रश्न नंबर 58 जो है कि कार्बन का वह रूप जो प्रकृति में कठोर है। दोस्तों कार्बन का वह रूप जो है प्रकृति में कठोर है, इनमें से कौन सा कार्बन का वह रूप है जो प्रकृति में कठोर है, तो आपका ऑप्शन ये सही है डायमंड। डायमंड जो है कार्बन का वह रूप है जो प्रकृति में कठोर होता है। आपका प्रश्न नंबर 59 जो है कि नवसादर और नमक को पृथक किया जाता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 59 पूछ रहा है कि नवसादर और नमक को
किया जाता है क्रिस्टल के द्वारा या ऊर्ध्वपातन के द्वारा या प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है नौशादर और नमक को पृथक किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 60 जो है कि ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से आपका ऑप्शन ये सही होगा, थर्मामीटर। दोस्तों ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 61, आपका प्रश्न नंबर 61 जो है कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर दे उसे कहते हैं। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 61 पूछ रहा है कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर दे उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहते हैं उत्प्रेरक विष। जो उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर दे उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, और जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। कम कर दे उत्प्रेरक को तो उत्प्रेरक विष, और उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दें तो उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 62, आपका प्रश्न नंबर 62 जो है कि निम्नलिखित में से विद्युत अपघट है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है विद्युत अपघट है? तो इनमें से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट जो है हमारा विद्युत अपघट है। आपका प्रश्न नंबर 63 जो है कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वह है जिसमें, दोस्तों ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिसमें ऊष्मा का जो होता है उत्सर्जन होता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, वह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। आपका प्रश्न नंबर 64 जो है कि फिनाल रेड अम्लीय में होता है। दोस्तों फिनाल रेड अम्लीय में कैसा होता है? तो अम्लीय में जो होता है हमारा फिनाल रेड होता है पीला होता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 65 जो है कि फिनाल रेड क्षारीय में होता है। दोस्तों फिनाल रेड क्षारीय में कैसा होता है? तो क्षारीय में दोस्तों लाल होता है। तो दोस्तों फिनाल रेड जो होता है अम्लीय में पीला होता है, क्षारीय में लाल होता है। आप इसको दोस्तों याद रखिएगा कि अम्लीय में जो होता है पीला होता है और क्षारीय में लाल होता है। आपका प्रश्न नंबर 66 जो है कि जेली बनाने में जेली बनाने में जब जल तथा फल को 40 मिनट तक पकाते हैं तो प्राप्त होता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 66 पूछा है कि जेली बनाने में जब फल तथा जल को 40 मिनट तक पकाते हैं तो प्राप्त होता है पेक्टिन जूस। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पेक्टिन जूस। आपका प्रश्न नंबर 67 जो है कि आइंस्टीन का समीकरण होता है। दोस्तों आइंस्टीन का जो समीकरण होता है E बराबर mc² होता है। E जो है ऊर्जा को बताता है एनर्जी, m जो है दोस्तों हमारा द्रव्यमान है, C जो है दोस्तों प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो हमारा होता है 3 × 10⁸ होता है दोस्तों प्रकाश का चाल। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 68 जो है कि आयनन की मात्रा प्रभावित करती है। दोस्तों आयनन की मात्रा जो है किसको प्रभावित करती है? तो इनमें से आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सम आयन की उपस्थिति। जो आयनन की मात्रा जो होती है वो सम आयन की उपस्थिति को जो है प्रभावित करती है, सम आयन की उपस्थिति को प्रभावित करती है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 70 जो है कि आँख का अधिकतम बिंदु होता है। दोस्तों आँख का जो है अधिकतम बिंदु कितना होता है? तो वह हमारा अनंत होता है। दोस्तों आपका आँख का जो न्यूनतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम बिंदु जो होता है अनंत होता है। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 71 जो है कि प्रोटॉन क्या है। दोस्तों इसमें पूछा कि प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन जो हमारा एक धनावेशित कण भी है, एक भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, एक मूलभूत कण भी है। इसमें से आपका ऑप्शन डी से जो है उपयुक्त सभी। प्रोटॉन जो है हमारा सभी है, इसमें आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 72 जो है कि स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं। दोस्तों ये हटा दीजिए। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 72 पूछ रहा है कि स्याही में जो है चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं। तो दोस्तों स्याही को चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें जो है गोंद को मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। स्याही को फैलने और उसे उसमें चमक लाने के लिए गोंद को मिलाते हैं। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 73 जो है कि स्याही बनाई जाती है। दोस्तों स्याही जो हमारा होता है वो एनिलीन से बनाया जाता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, एनिलीन से जो है स्याही को बनाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 74 जो है कि वायु में उपस्थित जो जल का पीएच मान होता है। दोस्तों जो वायु में उपस्थित जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 5.5 जो होता है। वायु में उपस्थित जो जल का पीएच मान होता है हमारा वो 5.5 होता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 75 जो है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जो दूध हमारा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है हमारा 6.4 होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूध का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 6.4 होता है। आपका प्रश्न नंबर 76 जो है कि टेलीविजन का केस जो है साधारणतः किस प्लास्टिक से बनाता है?
टेलीविजन का दोस्तों जो केस होता है वो साधारणतः किस प्लास्टिक से बना होता है तो इनमें से आपका ऑप्शन ये सही जगह बेकेलाइट का बना होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 78 जो है कि कृत्रिम रेशम निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है। दोस्तों इनमें से किससे जो है कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है, गेल्टोस को या लेक्टोस से या सेलुलोज से। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलुलोज से जो है कृत्रिम रेशम को तैयार किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 79 जो है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों शुद्ध जल जो हमारा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसमें हमारा होता है 7 होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपका प्रश्न नंबर 80 जो है कि मानव रक्त या आंसू का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मानव रक्त या आंसू का पीएच मान दोस्तों बराबर होता है। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 7.4। मानव रक्त और आंसू का जो पीएच मान होता है दोनों सेम होता है, 7.4 मानव रक्त का भी पीएच मान होता है और आंसू का भी होता है। आपका प्रश्न नंबर 81 जो है कि प्राकृतिक रेशम है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक रेशम है, पॉलीएस्टर है या पॉलीएमाइड है या पॉलीअम्ल है। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी, पॉलीएमाइड जो हमारा है एक प्राकृतिक रेशम है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर जो है 82 जो है कि ओएरोनल एक औषधि है। ओएरोनल जो है एक औषधि है, प्रतिरोधी है या निद्राकारी है या एंटीबायोटिक है या सल्फर ड्रग्स है। तो इनमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निद्राकारी। जो ओएरोनल एक औषधि जो है निद्राकारी औषधि है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 83 जो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है। इनमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम प्रदूषण करता है। आपका प्रश्न नंबर 84 जो है कि अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 84 पूछ रहा है कि अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल तथा क्षार के जो परस्पर अभिक्रिया को जो है उदासीनीकरण कहते हैं। आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, उदासीनीकरण। आपका प्रश्न नंबर 85 जो है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। दोस्तों चलते हुए गाड़ी में बैठे हुए आदमी की ऊर्जा क्या होगी, तो चलती गाड़ी में जो बैठे हुए आदमी की जो ऊर्जा होगी हमारी वो होगी स्थितिज ऊर्जा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा कि चलते गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि आपसे पूछता कि चलती गाड़ी में गाड़ी की ऊर्जा क्या होगी, तो दोस्तों गाड़ी की जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि जो दोस्तों गाड़ी चल रही है गति में है, लेकिन जो उसमें आदमी बैठा हुआ है वो एक जगह पर बैठा हुआ है, वो आदमी नहीं चल रहा है। तो गाड़ी चल रहा है तो इसीलिए गाड़ी की जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी और जो आदमी बैठा हुआ है उसकी ऊर्जा जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। आपका ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 86 जो है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। दूसरे में कौन सा पदार्थ जो ऊर्ध्वपातज है, तो इनमें से आपका ऑप्शन बी नौशादर जो हो जाएगा एक ऊर्ध्वपातज है। आपका प्रश्न नंबर 87 जो है कि स्क्रू गेज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्क्रू गेज जो होता है पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो स्क्रू गेज होता है वह पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका प्रश्न नंबर 88 जो है कि सूर्य का ताप मापा जाता है। दोस्तों सूर्य का जो ताप है किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से या गैल्वेनोमीटर से या उत्तापमापी से। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तापमापी द्वारा जो है सूर्य का ताप मापा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 79 जो है दोस्तों बेंजीन है। बेंजीन क्या है, बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, बेंजीन एरोमेटिक है। आपका प्रश्न नंबर 90 जो है कि नाइट्रोजन गैस है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस जो हमारी होती है वो वायु से हल्की होती है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो हमारा होता है वो वायु से हल्की होती है। आपका प्रश्न नंबर 91 जो है कि गामा किरणें हैं। तो गामा किरणें जो होती हैं वो क्या है, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन है कि उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या उच्च ऊर्जा युक्त है या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गामा किरणें होती हैं वो उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 92 जो है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होती हैं किसकी बनी होती हैं, यूरेनियम का या ग्रेफाइट का या कैडमियम का या प्लेट नियम का। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा कैडमियम का। जो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होती है वो कैडमियम की बनी होती हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 94 जो है कि यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है। दोस्तों जो यांत्रिक तरंगों की जो चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता पर या माध्यम के घनत्व पर या माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर या तरंग की आवृत्ति पर। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर। यांत्रिक तरंगों की जो चाल होती है वो माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर जो है निर्भर करती है। आपका प्रश्न नंबर 95 जो है कि सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है। दोस्तों सरल आवर्त गति में जो होता है क्या स्थिर रहता है, प्रत्यानयन बल या गतिज ऊर्जा या आवर्तकाल या आयाम। तो दोस्तों सरल आवर्त गति में जो हमारा होता है वो आयाम स्थिर रहता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरल आवर्त गति में आयाम स्थिर रहता है। आपका प्रश्न नंबर
96 जो है कि सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 96 पूछ रहा है कि सरल आवर्त गति जो है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, स्थितिज ऊर्जा पर या गतिज ऊर्जा पर या आवर्तकाल पर। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आवर्तकाल पर। सरल आवर्त गति जो है वो आवर्तकाल पर जो है आधारित होता है। आपका प्रश्न नंबर जो है 97, आपका प्रश्न नंबर 97 जो है कि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है तो उसका आवर्तकाल। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 97 पूछ रहा है कि सरल आवर्त गति में किसी कण का जो विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल जो हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 98 जो है कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी जब परावर्तक पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल जो है परावर्तक पृष्ठ का जो है आयतन कम हो, या क्षेत्रफल कम हो, या क्षेत्रफल अधिक हो, या आयतन अधिक हो। प्रतिध्वनि जो है सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी से हो जाएगा कि प्रतिध्वनि तब सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 99, आपका प्रश्न नंबर 99 जो है कि निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंगे जो है मनुष्य को सुनाई नहीं देगी। दोस्तों इनमें से कौन सी जो है आवृत्ति वाली तरंग जो है मनुष्य को सुनाई नहीं देगी। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 15 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है वो मनुष्य को सुनाई नहीं देती है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 100 जो है 100 जो है कि दोस्तों ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। तो ध्वनि का जो वेग हमारा होता है किसमें अधिकतम, स्टील में जो होता है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 100 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट भी एक कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी बताना दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला अभी दोस्तों प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर जो है अगला जो है कि 101 जो है कि दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है तो ऐसे में। तो दोस्तों दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है तो ऐसे में जो होगा क्योंकि उनके द्रव्यमान समान होंगे। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है तब ऐसे में उनके द्रव्यमान समान होंगे। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 102, आपका प्रश्न नंबर 102 है कि फिनाल्फथैलीन है। दोस्तों फिनाल्फथैलीन क्या है, एक दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है या उदासीन है। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये दुर्बल अम्ल। फिनाल्फथैलीन जो है दोस्तों एक दुर्बल अम्ल है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 103, आपका प्रश्न नंबर 103 जो है AgNH3 2Cl जो है यह क्या है दोस्तों। तो यह हमारा जो है एक क्या है, संकर लवण है। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा संकर लवण। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 104 जो है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। दोस्तों जो एलपीजी होता है ये हमारा गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो गैस सिलेंडर में जो भरी जाती है इसके रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है या एथिल एल्कोहल या एथिल ब्रोमाइड या बेंजीन। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा एथिल मरकेप्टन जो है मिलाया जाता है एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए, एथिल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 105 जो है कि बहते हुए पानी में ऊर्जा होती है। दोस्तों जब पानी बह रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी या दोनों। तो दोस्तों पानी जो हमारा बह रहा है तो उसमें हमारा जो ऊर्जा होगा दोस्तों गतिज ऊर्जा होगा। यदि आपसे पूछता कि दोस्तों जमे हुए पानी में कौन सा ऊर्जा होता है, जब पानी जो है एक जगह जमा होता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो उसमें जो होगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होगा, और बहते हुए पानी में जो होता है हमारा गतिज ऊर्जा होता है। आपका ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर जो है 106, आपका प्रश्न नंबर 106 जो है कि सह संयोजक यौगिक जल में होता है। दोस्तों सह संयोजक यौगिक जो होता है वो जल में क्या होता है, तो सह संयोजक यौगिक जो होता है जल में हमारा होता है वो होते हैं आघुलनशील होते हैं। सह संयोजक यौगिक जो होता है जल में आघुलनशील होता है। आपका ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 107 जो है कि सह संयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं। तो सह संयोजक यौगिक जो होते हैं बहुत अधिक विलय होते हैं कार्बनिक विलायकों में, और जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में जो होते हैं घुलनशील होते हैं। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि सह संयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं तो कार्बनिक विलायकों में। आपका ऑप्शन भी करेक्ट। आपका प्रश्न नंबर 108 जो है कि समूह 17 के तत्व होते हैं। दोस्तों जो समूह 17 के तत्व हैं वो क्या है, तो समूह 17 के जो तत्व हमारे होते हैं वो हैलोजन है। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। समूह 17 के तत्व जो है हमारे हैलोजन है। आपका प्रश्न नंबर 109 जो है कि समूह 18 के तत्व हैं। दोस्तों जो समूह 18 के तत्व हमारे हैं वो निष्क्रिय हैं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समूह 18 के तत्व जो है निष्क्रिय तत्व हैं। आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 110 जो है कि निम्नलिखित ईंधनों में किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। दोस्तों इनमें से जो है किसका कैलोरी मान जो है सबसे अधिक होता है, तो इसमें से आपका ऑप्शन जो जाएगा बी से, जो है हाइड्रोजन गैस का जो होता है कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर
नंबर 111 जो है कि सोना का अयस्क है। दोस्तों सोना का अयस्क इसमें क्या है, ओरिक क्लोराइड है या सिनेबार है या कोरंडम है। तो दोस्तों जो इसमें ओरिक क्लोराइड होता है या हमारा सोना का अयस्क होता है, सिनेबार जो हमारा है या मरकरी का अयस्क होता है, दोस्तों कोरंडम जो है हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आपका प्रश्न नंबर 112 जो है कि सोडियम का अयस्क है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सोडियम का अयस्क है। तो दोस्तों सोडियम का कौन सा अयस्क है, ब्राइन है या क्लोरीन है या नाइट्रोजन है या सोडियम है। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा जो दोस्तों ब्राइन, सोडियम का जो अयस्क होता है हमारा ब्राइन होता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 113 जो है कि कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। दोस्तों इनमें कौन सा मिश्रण जो है पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दोस्तों ये तीनों जो है ये पेट्रोलियम गैस को दर्शाते हैं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों ये तीनों जो है पेट्रोलियम गैस को दर्शाते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका प्रश्न नंबर 114 जो है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों मोमबत्ती जल रहा है तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या दोनों है। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। जो मोमबत्ती जो जल रहा है हमारा कौन सा परिवर्तन है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 115 जो है कि ईंधन की अवस्थाएं है। दोस्तों इनमें से ईंधन की अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ईंधन की जो अवस्थाएं हैं ये तीनों हैं दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों जो है ईंधन की अवस्थाएं हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका प्रश्न नंबर 116 जो है कि फ्यूज तार का गलनांक होता है। दोस्तों जो फ्यूज तार होता है इसका गलनांक कितना होता है। दोस्तों इसका गलनांक जो होता है हमारा कम होता है। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा कि फ्यूज तार का गलनांक जो होता है हमारा कम होता है। आपका प्रश्न नंबर 118 है कि एल्कोहल है। दोस्तों इसमें से एल्कोहल है तो हमारा जो OH है दोस्तों ये एल्कोहल है, CHO जो है एल्डिहाइड है, CO जो है कीटोन है दोस्तों, COOH ये अम्ल है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 119 जो है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। जो न्यूट्रॉन जो होता है हमारा दोस्तों वह उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है, ना इस पर धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है या उदासीन होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। आपका प्रश्न नंबर 120 जो है कि एक आदर्श ईंधन की विशेषता होती है। दोस्तों एक आदर्श ईंधन की विशेषता होती है निम्न कैलोरी मान या निम्न ज्वलन ताप या उच्च कैलोरी मान। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च कैलोरी मान। एक आदर्श ईंधन की जो विशेषता होती है उच्च कैलोरी मान होती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 121 जो है कि द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है। द्वितीयक ईंधन का निम्न उदाहरण है। दोस्तों इसमें द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है तो कोक, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्वितीयक ईंधन का जो उदाहरण है कोक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 122 जो है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है। दोस्तों घरों में जो प्रयुक्त धारा होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। घरों में प्रवाहित होने वाली जो धारा कितने एम्पियर की होती है, तो 5 एम्पियर की होती है। और घरों में प्रवाहित धारा जो होती है प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और यह आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 23 जो है कि कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। दोस्तों कोयला जो है किस में पाया जाता है, तो दोस्तों लिग्नाइट में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, कोयला जो है लिग्नाइट में पाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 124 जो है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है। दोस्तों जो कार्बन परमाणु होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो होती है समचतुष्फलकीय होती है। जो कार्बन परमाणु की जो प्रकृति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 125 जो है कि जीव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 125 पूछ रहा है कि जीव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, बार्जिलियस नाम था या वांटहाफ नाम था या आयुगेद्रोम नाम था या कोई नहीं। तो इनमें से जो है दोस्तों आपका ऑप्शन ये से बार्जिलियस जो है जीव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है बार्जिलियस है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है 126 जो कि आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं। दोस्तों आवेश की प्रवाह की दर को जो है धारा कहते हैं। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 127 जो कि पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार का होता है। दोस्तों पृथ्वी पर आवेश जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। दोस्तों पृथ्वी पर आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आपका प्रश्न नंबर 128 जो है कि मनुष्य की आंख जो है वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है। तो मनुष्य की जो आंख होती है वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के किस भाग पर बनाती है, तो वो रेटिना पर बनाती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना पर। आपका प्रश्न नंबर 129 जो है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो या लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो या दोनों में। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार जो है अधिक मालूम पड़ता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 130 जो है कि कौन से आधातु कमरे
के ताप पर द्रव होती है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 130 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा कि कौन सी आधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है दोस्तों, यह वह आधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। यदि आपसे पूछा कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, धातु पूछेगा दोस्तों तो पारा होगा आपका, पारा, मरकरी, Hg इसको बोलते हैं दोस्तों। आधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और धारा पूछेगा तो पारा। पारा तो आप इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि आधातु अगर पूछेगा कि कौन से आधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है तो ब्रोमीन, और यदि आपसे पूछेगा कौन से धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होती है तो आपका पारा, मरकरी होगा। आप इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 131 जो है कि हाइड्रोजन किसने विकसित किया था। दोस्तों जो हाइड्रोजन है उसको किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था, या रदरफोर्ड ने, या मोस्ले ने। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन को विकसित किया था। आपका प्रश्न नंबर 132 जो है कि शुष्क सेल है। दोस्तों शुष्क सेल हमारा जो होता है प्राथमिक सेल होता है। दोस्तों शुष्क सेल में एक कार्बन कैथोड तथा एक जिंक एनोड होता है। आप इसको याद रखिएगा कि शुष्क सेल जो हमारा होता है प्राथमिक सेल होता है, और शुष्क सेल में एक कार्बन कैथोड तथा एक जिंक एनोड होता है। तो आपका ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 133 जो है कि परासर्व ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। दोस्तों परासर्व जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो हमारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। दोस्तों आश्रव तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, और सरव तरंग की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज होती है। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 134 जो है कि गैसों को द्रवित किया जा सकता है। दोस्तों जो गैस होता है उसको द्रवित किया जा सकता है क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर, या दोनों पर। तो गैसों को द्रवित किया जाता है क्रांतिक ताप से कम ताप पर। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा कि गैसों को द्रवित किया जा सकता है क्रांतिक ताप से कम ताप पर। आपका प्रश्न नंबर 135 जो है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था, रदरफोर्ड के, या मोस्ले के, या एडवर्ड के, या फर्मी के द्वारा। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्मी के द्वारा जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर निर्मित किया गया था, और इसको जो है 1974 में जो है किया गया था। दोस्तों फर्मी ने 1974 में जो किया था प्रथम परमाणु रिएक्टर को। आपका प्रश्न नंबर 136 जो है कि एक नाभिक का विखंडन किसके बमबारी से होता है। दोस्तों एक नाभिक का जो विखंडन होता है वो किसके बमबारी से होता है, तो न्यूट्रॉन के बमबारी से जो होता है। एक नाभिक का विखंडन जो है न्यूट्रॉन के बमबारी से होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 137 जो है कि किरचॉफ का नियम तथा धारा का नियम जो है किसके संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 137 पूछ रहा है कि किरचॉफ का नियम तथा धारा का नियम जो होता है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आवेश के। किरचॉफ का नियम तथा धारा का नियम जो है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 138, आपका प्रश्न नंबर 138 है कि निम्न में ध्वनि तरंगे हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी जो है ध्वनि तरंगे हैं। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये तीनों जो है सरव तरंग, आश्रव तरंग और प्राश्रव तरंग है। दोस्तों ये तीनों जो है ध्वनि तरंगे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है हमारी ध्वनि तरंगे हैं। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 139 जो है कि तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं या वायु प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के विवर्तन के कारण। दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है हमारा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यदि आपका पेपर पूछता तो आपका होता प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तो दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है हमें जो तालाब में जो पानी होता है वो किसके कारण चमकता है। यदि आपका पूछता कि तालाब की जो पानी होता है दोस्तों किसके कारण चमकता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकता है। और प्रकाश के विवर्तन के कारण दोस्तों तब आपका पेपर पूछता है कि कोई कमरा जो है वो बंद है, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, क्यों। तो दोस्तों विवर्तन के कारण। कोई भी कमरा जो है वो बंद है दोस्तों, में सूर्य का जो है प्रकाश नहीं पड़ रहा, फिर भी कमरे में दोस्तों अंधेरा नहीं रहता, तो इसका कारण है विवर्तन। तो इसलिए दोस्तों आप चारों को दोस्तों ये याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण पूछा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो हमें आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है हमारा आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और दोस्तों तो तालाब के जो पानी होते हैं चमकता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और कमरे में जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, तो विवर्तन के कारण। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 140 जो है कि जरा दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है। दोस्तों जरा दृष्टि दोष को किससे खत्म किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस के द्वारा जो है जरा दृष्टि दोष का खत्म किया जाता है। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जरा दृष्टि दोष को जो है बाइफोकल लेंस के द्वारा खत्म किया जाता है। दोस्तों जरा दृष्टि दोष में जो होता है ना हमें पास की वस्तु पर दिखाई देती है ना दूर की। दोस्तों जो जरा दृष्टि दोष होता है इसमें पास और दूर की
कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसको दूर किया जाता है बाईफोकल लेंस के द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 141 है कि 4 बजने पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण होगा। दोस्तों 4 बजने पर जो होता है घड़ी के सुइयों के बीच का कोण कितना होता है, तो 120 डिग्री होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 124 जो है कि यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। दोस्तों यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी तो mc² अर्ग होगी। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ना कि ये सब होगा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट है, mc² अर्ग। आपका प्रश्न नंबर जो है 143 जो है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 143 जो पूछ रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी, तो कितना होगा 26.18% जो है भार में कमी होगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 144 जो है कि पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। दोस्तों पूर्ण परावर्तन जो है उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है क्रांति कोण से कम कोण पर। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्रांति के कोण से कम कोण पर जो है होता है जब प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। आपका प्रश्न नंबर जो है 145 जो है कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 145 जो पूछा है कि किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से जो है अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, वाष्पन कहते हैं। बिना गर्म के किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को जो है वाष्पन कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 146 जो है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। दोस्तों परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आपका प्रश्न नंबर 148 जो है कि अयस्क से अशुद्धियों का पृथक करना क्या कहलाता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 148 पूछ रहा है कि अयस्क से अशुद्धियों का पृथक करना क्या कहलाता है, तो सांद्र कहलाता है। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सांद्र। आपका प्रश्न नंबर 149 जो है कि झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्र किया जाता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 149 पूछ रहा है कि झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड। झाग प्लावन विधि से जो है सल्फाइड अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 150। आपका प्रश्न नंबर 150 जो है दोस्तों कि कृत्रिम गोल्ड है। दोस्तों इसमें से जो है कृत्रिम गोल्ड कौन सा फास्फर ब्रांज है या एल्युमिनियम ब्रांज है या जर्मन सिल्वर है या मानल धात है। दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा, एल्युमिनियम ब्रांज जो हमारा है ये कृत्रिम गोल्ड है। तो दोस्तों आपके 150 प्रश्न हो चुके हैं। दोस्तों अभी प्रश्न दोस्तों बहुत से प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इसको कराएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोड कर रखी है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के